Good morning everyone. कल की क्लास में जस्ट लोकस किया था, राइट? लोकस में लोकस फाइंड करना तो आ गया कि लोकस फाइंड करने का आ गया, मतलब लोकस फाइंड करने का प्रोसीजर आ गया। ठीक है, अभी ये सारे डिस्कशन के बेस पर आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, अगर कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें बोला गया कि एक पॉइंट सर्टेन ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शन से गवर्न हो रहा है और मूव कर रहा है, तो उसको उसका जो पाथ है उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, हो सकता है एट द एंड आपको लोकस का इक्वेशन मिल जाए और वो आइडेंटिफाई भी हो जाए कि ये पर्टिकुलर कर्व है। हो सकता है कि आपको लोकस का इक्वेशन ना मिले या लोकस का इक्वेशन मिले बट वो आइडेंटिफाई आप ना कर पाओ अभी कि वो किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। वो सारी बातें अपनी जगह पर होंगी, ठीक है, बट कैसे अप्रोच करना ये पता है कि मूविंग पॉइंट को एच को के ले लिया, फिर एच और के को पैरामीटर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, फिर पैरामीटर को एलिमिनेट किया, एच और के में इक्वेशन आ गया, एच को एक्स लिख दिया, के को वाई लिख दिया। अब जो आइडेंटिफाइंग द लोकस का कॉन्सेप्ट है कि भाई इक्वेशन आ गया तो ये पता करना कि है क्या, लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है या कोई दूसरा कर्व है। उसके लिए आपको हर एक लोकस का बेसिक्स पता होना चाहिए सो दैट एटलीस्ट इक्वेशन को देख करके आप ये प्रेडिक्ट कर सको कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी आर गोइंग टू टेक अप वन बाय वन द स्टैंडर्ड लोकाई, ठीक है। सो सबसे पहले आप लिखेंगे स्ट्रेट लाइन एज अ लोकस। स्ट्रेट लाइन एज अ लोकस कैसे डिफाइंड है, उसके वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं, उनके इक्वेशंस कैसे होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन एज अ लोकस की बात मैं करूं तो डेफिनेशन आपको पता है स्ट्रेट लाइन की क्या है? Anyone in the class who knows the definition of straight line? How it is defined? जैसे सर्कल बोलते हो कि सर्कल इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट विच मेंटेन्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो एक फिक्स पॉइंट जो सेंटर बोलते हैं, वहां से कांस्टेंट डिस्टेंस लेकर के अगर कोई पॉइंट ऐसे अराउंड द पॉइंट मूव करता है तो उसके पाथ को सर्कल बोलते हैं। अ पाथ ऑफ अ पॉइंट विच हैज कांस्टेंट स्लोप। क्या स्लोप पॉइंट की होती है? नहीं, जो आपने डेफिनेशन बोली उसका मतलब तो यही होता है कि पाथ ऑफ अ पॉइंट विच हैज कांस्टेंट स्लोप, मतलब पॉइंट की स्लोप कांस्टेंट है, तो पॉइंट का तो स्लोप जैसा कुछ होता नहीं है। तो डेफिनेटली तुम जो बोलना चाह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसको वर्ड्स तुमने डिफरेंट दे दिया। लोकस, अगर मैं स्ट्रेट लाइन का लोकस जैसे यूक्लिड ने डिफाइन किया, क्योंकि यूक्लिड इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो यूक्लिड ने कैसे डिफाइन किया पहले मैं वो बोल रहा हूँ, तो आप लिखेंगे सभी लोग अ लोकस या पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, ऐसे लिखो अ पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट पी, से पी है मूविंग पॉइंट, सच दैट the points lying on line segment joining any of its two position, joining any two of its position also lie on the path। अब ये बड़ा क्रिप्टिक लैंग्वेज में बोला गया। क्या बोला गया कि भाई उन्होंने बोला, उन्होंने कंसीव किया कि दो तरह के पाथ आपको मिलेंगे, एक जो स्ट्रेट पाथ है और एक जो कर्व्ड पाथ है। उन्होंने बोला कि क्या फर्क है दोनों में, तो स्ट्रेट पाथ और कर्व पाथ में फर्क उन्होंने बोला कि भाई दोनों ही पाथ हैं, लेकिन मान लो पी पॉइंट किसी सिचुएशन पर ए पोजीशन पर है और फिर किसी दूसरी सिचुएशन में वो बी पोजीशन पे चला गया, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है, सॉरी हाँ, कोई भी दो पोजीशन को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, वो सभी भी उसी पाथ के ही पॉइंट होंगे। मतलब यू कंसिडर एनी टू पोजीशन ऑन द पाथ एंड द इंटरमीडिएट पॉइंट। उन्होंने एग्जैक्टली ये भी नहीं बोला था कि लाइन सेगमेंट, उन्होंने बोला कि ए और बी के बीच के जो इंटरमीडिएट पॉइंट है वो भी उसी पाथ पे लाई कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि वो स्ट्रेट पाथ होगा।
अब जरा देखो, यही बात अगर मैं कर्व्ड पाथ पे अप्लाई करूं तो ऐसा नहीं है। जैसे ए यहां है और बी यहां है, तो ए और बी को अगर मैं स्ट्रेट पाथ से ज्वाइन करूं या लाइन सेगमेंट देखो दोनों को ज्वाइन करके, तो इस लाइन सेगमेंट का जो इंटरमीडिएट पॉइंट है, या बहुत सारे पॉइंट है, 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट क्या है, पाथ के बाहर है, तो इसका मतलब ये बेंड हो गया। बेंड हो गया मतलब वो स्ट्रेट नहीं रहा। ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट था। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ऐसे बोला गया, बट इसी बात को कार्टेशियन ज्योमेट्री में थोड़ा स्पेसिफिक बनाया गया, क्योंकि कार्टेशियन ज्योमेट्री में पहले स्लोप को प्रॉपरली डिफाइन किया गया, कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया गया। तो अब हम वहां पर कैसे बोलते हैं, जो इन्होंने बोला या आयुष ने जो बोला वही डेफिनेशन है, लिख दो। सो इन कार्टेशियन ज्योमेट्री it is locus of a point, it is locus of a point on which the slope हमेशा लाइन सेगमेंट का होता है जी, slope of line segment joining any two position, joining any of its two position remains constant, remains fixed। अब जैसे समझो कि अगर मैं यहां पर कुछ 2 पोजीशन लेता हूं, मान लो बी है, सी है, डी है, ई है, और ए पॉइंट को मैं बी से ज्वाइन करूं, ए को सी से ज्वाइन करूं, ए को डी से ज्वाइन करूं, तो वेरियस 2 पोजीशंस को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, इनका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप वेरी कर रहा है, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो इसलिए स्लोप क्या होता है, tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट नहीं है। और यहां पर क्या है, चाहे ए बी का स्लोप लो, चाहे ए सी का स्लोप लो, चाहे बी सी का स्लोप लो, स्लोप क्या आएगा, हाँ स्लोप हमेशा कांस्टेंट आएगा, इसलिए ये स्ट्रेट है। अब जब ये डेफिनेशन आपने कंसीव करी, वर्कआउट करी, तो इससे एक सबसे पहला जो थियोरम या सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट या कंक्लूजन आया वो ये आया, एवरी लीनियर इक्वेशन in x and y represents a straight line, represents a straight line in xy plane। ये थ्योरम का प्रूफ क्या होगा, कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि लीनियर इक्वेशन कैसा होता है जी, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? तो आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जनरल लीनियर इक्वेशन है। यहां पर abc क्या है, कांस्टेंट है, x और y क्या है, पॉइंट का x एंड y कोऑर्डिनेट वेरिएबल है, क्योंकि पॉइंट मूव कर रहा है तो x और y वेरिएबल है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और स्ट्रेट लाइन का लोकस, स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या है कि भाई कोई भी 2 पॉइंट लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिलेगी उसकी स्लोप हमें दिखाना है कि एक्स और वाई से क्या है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है। तो हमने बोला लेट, अब मैं प्रूफ कर रहा हूं, देखो, लेट x1 y1 is the point A and x2 y2 is the point B on above locus। What do you mean if these 2 points lie on the locus? तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ax1 प्लस by1 प्लस c0 हुआ, एंड दूसरा इक्वेशन है ax2 प्लस by2 प्लस cb0 हो गया। अब ये 2 इक्वेशंस जो हमें मिल रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा जी, a टाइम्स x2 माइनस x1, सेकेंड माइनस फर्स्ट किया, प्लस b टाइम्स बोलो y2 माइनस y1, एंड c कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है क्या, a टाइम्स x2 माइनस x1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b टाइम्स y2 माइनस y1, एंड देयरफॉर यहां से मैं बोल सकता हूं कि माइनस a बाय b
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब मैंने बोला कि अगर इस पाथ पर एक पॉइंट x1 y1 है और एक पॉइंट x2 y2 है, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है वो इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो माइनस a बाई बी है विच इज कांस्टेंट, एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज नेगेटिव ऑफ a बाई बी विच इज कांस्टेंट। हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या प्रूव किया इस पूरे डिस्कशन में? इस पूरे डिस्कशन में हमने अपने क्या प्रूव किया? दैट एवरी इक्वेशन विच इज लीनियर इन वेरिएबल एक्स एंड वाई इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी हमने बता दिया कि भाई लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये तो प्रूफ कर ही दिया। साथ के साथ हमने ये भी प्रेडिक्ट कर दिया कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो उस लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। इज दैट क्लियर? मतलब अगर मैं बोलूं कि x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 क्या है, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे? इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप हाफ। x का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हाफ होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ तो आपको उसका पहचानना आना चाहिए कि भाई ये लाइन है और इसका स्लोप ये है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात शायद आपको और भी समझ में आ गई होगी कि एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कितने अननोन कांस्टेंट्स हैं। हाउ मेनी अननोन कांस्टेंट्स की बात कर रहा हूं, एक्स और वाई तो वेरिएबल है। हाउ मेनी अननोन कांस्टेंट्स आर देयर इन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन? क्या बोला? कितने अननोन पैरामीटर है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो आप ये भी लिख दो, यही है ना जनरल इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसमें x और y तो वेरिएबल है, तो कांस्टेंट क्या है? a b c आर पैरामीटर्स या कांस्टेंट्स। पैरामीटर्स क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज करने पे लाइन चेंज होगी, क्योंकि a और b चेंज करोगे तो स्लोप चेंज होगा, c चेंज करोगे तो उसका y इंटरसेप्ट भी चेंज होगा, इंटरसेप्ट चेंज होगा और स्लोप चेंज होगा तो लाइन बदलती रहेगी। ठीक है, वो शिफ्ट भी होगी, उसका इंक्लिनेशन भी बदलता रहेगा, तो अलग अलग लाइंस रिप्रेजेंट करेगी। तो बिकॉज ये इक्वेशन सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए इसको जनरल इक्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने अननोन्स हैं, कितने अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं? अरे a अननोन कांस्टेंट है, b अननोन कांस्टेंट है और c अननोन कांस्टेंट है। अननोन वेरिएबल कितने हैं? 2, x एंड y, बट अननोन कांस्टेंट कितने हैं? 3। तो 3 अननोन कांस्टेंट हैं अपरेंटली, देखने में तो 3 लग रहे हैं बट अपरेंटली कितने हैं? 3। एक्चुअली कितने हैं? तो इफेक्टिवली इसमें 2 अननोन कांस्टेंट है। कैसे मैंने बोला ये बताओ? इफेक्टिवली इट हैज ओनली 2 अननोन कांस्टेंट। क्या क्या फिर से बोलो आयुष? नहीं, ये बात नहीं। अननोन कांस्टेंट मतलब 3 के बजाय मैं 2 बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो ना, तो इसमें 2 ही पैरामीटर दिखेंगे। जैसे डिवाइड बाय सी, भाई ये तो पढ़े हो ना कि किसी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इक्वेशन चेंज। अगर मैं सी से डिवाइड कर दूं तो ये इक्वेशन ऐसा नहीं हो जाएगा, a बाई सी इंटू एक्स प्लस बी बाई सी इंटू वाई इक्वल टू, या इक्वल टू -1 कर दो, या -c से डिवाइड कर दो इक्वल टू 1 हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, a कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो a बाई सी भी तो कांस्टेंट ही हुआ, तो b और c कांस्टेंट है तो b बाई सी भी एक कांस्टेंट हुआ। तो आई कैन डेफिनेटली से दैट इट इज अ काइंड ऑफ ax प्लस
बी वाई इक्वल टू 1। तो जिसको हम 3 पैरामीटर या 3 कांस्टेंट से कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहे थे वो एक्चुअली चाहो तो 2 सही भी एक्सप्रेस हो जाएगा। तो इफेक्टिवली अपेरेंटली विजिबली 3 बट एक्चुअली 2 कांस्टेंट होते हैं। अब 2 अननोन कांस्टेंट को अगर हमें वैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है, तो कितनी कंडीशन चाहिए होती है? 2। तो लिख दो therefore 2 conditions are needed, therefore 2 conditions are required to find the equation of a given line, unique line। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? अब इस बात के पीछे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, देखो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इसीलिए देखो मैंने जब लाइन का ट्रेसिंग किया, मैंने लाइन का ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन बोला तो हम क्या बोलते थे? 2 पॉइंट ले लो, x को 0 पुट करो y आ जाएगा, y को 0 पुट करो x आ जाएगा, 2 पॉइंट आ गया तो लाइन आ जाएगी। तो 2 पॉइंट आ गए तो लाइन फिक्स हो गई। ये बात का ये अलजेब्राइक आर्ग्यूमेंट है कि 2 ही अननोन है, तो 2 अननोन को निकालने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,0 एंड 0,3। तो मैं बोलूंगा कि भाई लेट इक्वेशन, हमने मान लिया, क्या मान लिया? मान लिया इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, क्योंकि किसी भी लाइन के इक्वेशन को हम ऐसा मान सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1। कोई बोलेगा कि सर ऐसा क्यों? आप ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी मान लो। मैं बोलूंगा सी से डिवाइड कर दो, सी से डिवाइड कर दो, ए से डिवाइड कर दो, बी से डिवाइड कर दो, तो 2 ही अननोन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने 2 अननोन में एज्यूम कर लिया। अब बोल रहे हैं कि ये लाइन कहां से पास कर रही है? 1 0। तो 1 0 सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो पॉइंट लोकस पे होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो 1 0 सेटिस्फाई करो, पेन चलाओ, देखना नहीं है। 1 0 इसको सेटिस्फाई किया तो क्या है? a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 इक्वल टू 1। तो x a की वैल्यू आ गई बेटा, a 1 आ गया। अब 0 3 पे सेटिस्फाई करो, 0 3 सेटिस्फाई करो तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 3 इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू क्या है? 1/3। a आ गया, b आ गया, a और b आ गया, तो इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया? तो इक्वेशन क्या आया बताओ जरा। Therefore equation of line is x plus y by 3 equal to 1, या इसी को लिखना चाहो तो 3x plus y equal to 3। तो अब आपको एक टूल मिल गया कि कोई भी फॉर्म में इक्वेशन का लाइन निकालना हो तो आपके इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे लाइन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, और फिर जो जो कंडीशन दी रहेगी उसको अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, जल्दी से आंसर करेंगे। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन making x intercept 2 and having slope -½ अब क्या करेंगे? हम वही बात यूज करेंगे, क्या? लेट द लाइन बी, हाँ लेट द लाइन बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1। तो हमने लिख दिया लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1। अब इसके बाद जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई क्या अप्लाई करेंगे बेटा बोलो? पहले तो स्लोप वाला। स्लोप क्या होता है? नेगेटिव
कोएफिशिएंट x अपॉन कोएफिशिएंट y, तो स्लोप लिखा, हाँ स्लोप बोलो, नेगेटिव a अपॉन b, कितना दिया हुआ है -½ तो यहां से मेरे को मिल गया b इक्वल टू 2a, मिला कि नहीं हुआ, एक कंडीशन, एक रिलेशन आ गया, एक और रिलेशन आ जाती है और b की वैल्यू आ जाएगी। तो दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो, हाँ एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है लाइन, तो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, 2,0 पे कट कर रही है, और स्लोप आपने क्या देखा था, -½ इज द स्लोप, यही था ना। तो 2 0 को से पास करेंगे तो हम इसमें x को 2 और y को 0 पुट कर दें, किसमें, ये जी इक्वेशन हमने एज्यूम किया हुआ है, तो x को 2 किया तो 2 इंटू a प्लस b इंटू 0 इक्वल टू 1, तो यहां से a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू ½ आई, a की वैल्यू ½ आ गई तो b क्या आ गया, b 1 आ गया, और a ½ और b 1 आ गया तो इक्वेशन क्या आ गया, ½ x प्लस y इक्वल टू 1 या x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो किसी भी सिचुएशन में लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें जितना इंफॉर्मेशन चाहिए था वो उसकी डेफिनेशन अपने आप प्रोवाइड करती है, हमें कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट यस, बिकॉज 2 अननोन है ये हमने फंडामेंटली समझ लिया, और 2 अननोन के लिए 2 कंडीशन चाहिए, इसलिए लाइन का इक्वेशन हमेशा 2 कंडीशन से गवर्न होगा। अब मान लो 2 की बजाय एक ही कंडीशन दी गई, तब क्या होगा, तब होगा एक इक्वेशन बनेगा। एक इक्वेशन है और 2 अननोन है तो सॉल्व तो नहीं होगा, उसमें एक अननोन की वैल्यू दूसरे अननोन के टर्म्स में आ जाएगी, और इक्वेशन में अल्टीमेटली एक अननोन रह जाएगा, और एक अननोन रह जाएगा तो उस अननोन की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन रिप्रेजेंट होंगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट होंगी, तो उसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, तो लिख दो, गिवन ओनली वन कंडीशन, if given only one condition, इसको हटा दो ना, ये तो नोट कर चुके होंगे सारा। तो if given मतलब provided, given only one condition, the resulting equation retains one unknown parameter in it, and therefore called as family of straight lines, called as family of straight lines. Because it can represent infinite number of lines, infinite many lines having a common characteristic, common property, by providing the value for unknown parameter, the values for unknown parameters. फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो बोला गया इसका भी एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑब्लिक लाइंस passing through 0,1, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि let equation be ax plus by equal to 1, फिर इसमें x को क्या पुट कर दो 0 और y को क्या पुट कर दो 1, तो x को 0 y को 1 पुट करोगे
तो आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस b इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू क्या गई, बोलो। b की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू 1 आ गई तो इसको हमने इक्वेशन में फीड कर दिया, b को 1 पुट कर दिया तो इक्वेशन में क्या है, देयरफॉर इक्वेशन रिड्यूसेस टू, इक्वेशन क्या बन गया, ax yes प्लस y इक्वल टू 1। अब ये एक लाइन है, इसी को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ax प्लस 1 भी बोल सकते हैं। क्या इसमें वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है और क्या फिक्स्ड है? फिक्स्ड है कि ये y एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पे मीट कर रही है 0,1। ये कितनी लाइन से, पहले ये बताओ, ये इक्वेशन कितनी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? इनफाइनाइट, क्योंकि a की वैल्यू आप 0 दे दो, a इक्वल टू 0 दे दो तो क्या आ गया, y इक्वल टू 1, ये भी एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। a की वैल्यू आप 1 दे दो तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये भी एक लाइन है। a की वैल्यू हाफ दे दो या 2 दे दो तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये भी एक लाइन है कि नहीं? तो a की कितनी ऐसी वैल्यू दे सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, बट वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस रैंडम लाइंस नहीं है, उनमें कुछ कॉमन बात है। सब में एक बात कॉमन है, क्या, कि वो सारी की सारी 0,1 से पास कर रही हैं। तो अगर मैं उन सारी लाइंस को प्लॉट करना चाहूं, ग्राफ करना चाहूं, तो वो ग्राफ मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। मुझे मतलब आपको भी ऐसा ही नजर आएगा। कैसा? जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये। क्या बदल रहा है इसमें और क्या नहीं बदल रहा है? दे आर कॉन्करेंट लाइंस, दे आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, बट क्या ये तो नहीं बदल रहा है, पॉइंट एक नहीं बदल रहा है जहां से ये सारी गुजर रही हैं, बट क्या बदल रहा है, स्लोप। स्लोप वेरी करते जा रहा है। तो होता भी है, स्लोप होता है नेगेटिव कोएफिशिएंट x अपॉन कोएफिशिएंट y। तो इसका स्लोप, इन सभी लाइन का स्लोप है a की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब स्लोप चेंज होता जा रहा है, बट लाइन चेंज, बट इंटरसेप्ट चेंज, y इंटरसेप्ट चेंज नहीं हो रहा, y एक्सिस पर एक ही पॉइंट से गुजर रही है। तो ऐसे मान लो कि 0,1 पे ऐसे लाइन को रख करके ऐसे रोटेट कर दो, है ना? तो रोटेट करोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे। वो सारी लाइन में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर ऑल पासिंग थ्रू 0,1, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। जैसे हम बोलते हैं ना, फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली का मतलब होता है कॉमन फीचर। जैसे ह्यूमन फैमिलीज, कॉमन सरनेम नहीं होता है, चावलाज, मिश्राज, गुप्ताज, अग्रवाल्स। तो क्या हुआ, उनमें कम से कम सबका नाम थोड़ी सबका सेम होता है। ऐसा होता है क्या कि एक फैमिली में सारे बंदों का नाम सेम होता है? तो अगर अगर उनमें से किसी इंडिविजुअल बंदे को बुलाना है तो आप कैसे बुलाओगे, उसके नाम से बुलाओगे, कुछ भी, रमेश आ जाओ, सुरेश आ जाओ, महेश आ जाओ, ऐसा। बट अगर उन सबको बुलाना है तो क्या बोलोगे, गुप्ता जी आ जाओ। तो गुप्ता जी करके कॉल करेंगे तो हो सकता है कि गुप्ता फैमिली से सारे लोग बाहर निकल आए। तो दिस इज व्हाट द फैमिली मीन्स। फैमिली मीन्स सेट ऑफ थिंग्स विच हैव अ कॉमन characteristics. So family of lines means set of lines having a common characteristic, but set of how many lines? Infinite number of lines. तो family of line का मतलब भी समझ में आ गया। क्यों family of line, ये भी समझ में आ गया कि दो कंडीशन होगी तो एक लाइन मिलेगी और एक कंडीशन होगी तो इनफिनाइट लाइंस मिलेंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि एक लाइन चाहिए तो दोनों कंडीशन देनी पड़ेगी। अब वो दो कंडीशन जितने अलग अलग तरीके से देते हैं उन्हीं को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द लाइंस। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द लाइंस, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द लाइंस। तो नाउ बिफोर वी गो टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, जितना मैंने बताया वो सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके तो मैंने क्या क्या बताया तो वो सारी बातें रिकॉल करो। स्ट्रेट लाइन का लोकस क्या है, एज ए लोकस क्या डेफिनेशन समझ में आ गया। फिर एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया। स्लोप होता है नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट x बाय कोएफिशिएंट y, ये समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी कंडीशन एग्जैक्टली जरूरत होती है? दो इंडिपेंडेंट कंडीशन से स्ट्रेट लाइन यूनिकली डिटरमिन होती है, बट दो के बजाय अगर एक ही कंडीशन दी जाए तो तब वो इक्वेशन में एक पैरामीटर होने की वजह से वो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस में क्या खास बात होती है कि उन सबका एक वेरिएबल कैरेक्टर होता है और एक फिक्स कैरेक्टर होता है। वेरिएबल कैरेक्टर इंडिविजुअल मेंबर को फाइंड आउट करता है और फिक्स कैरेक्टर पूरी फैमिली का कॉमन फीचर होता है।
तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। अब हम एक क्वेश्चन जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा है, मान लो, है ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा, इसमें कितने पैरामीटर हैं? एक, कौन सा? लैम्डा। तो लैम्डा चेंज करने पर ये लाइंस होंगी, इन सारे लाइंस की ये तो फैमिली ऑफ लाइन है, तो पक्का है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो अलग अलग लाइंस मिलेंगी। तो इस फैमिली की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्लोप। सबका स्लोप क्या है? और अगर दो लाइंस का स्लोप सेम होता है तो हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। इसका मतलब ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस है, वेल डन, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू mx प्लस 3, अब यहां पर क्या है? यहां पर कॉमन कैरेक्टर क्या है? 0,3। x को 0 पुट करो तो y3 आ रहा है, तो कॉमन कैरेक्टर है कि सारी की सारी 0,3 पर कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब है कॉन्करेंट, मतलब गोइंग थ्रू सेम पॉइंट, ठीक है। और वेरिएबल कैरेक्टर क्या है? स्लोप। ये सब अलग अलग स्लोप की बट कॉन्करेंट लाइन है, तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कॉन्करेंट स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 0,3, ठीक है। अगर मैं m की वैल्यू दे दूं 1, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3 एक यूनिक मेंबर आ गया इस फैमिली का। m की वैल्यू दे दो 0, तो y इक्वल टू 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, एक यूनिक मेंबर आ गया इसका। तो जो वेरिएबल कैरेक्टर है उसकी वैल्यू असाइन करके हम उस फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से, तो क्विक। बोल रहे हैं डज द इक्वेशन Lx प्लस my इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन xy प्लेन? जनरल इक्वेशन वो होता है जो xy प्लेन के सारे लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आप देखो इसमें दो अननोन है L और M, तो इसका मतलब ये इट रिप्रेजेंट्स अ जनरल लाइन इन द xy प्लेन। Hence find the equation of a line passing through 0, 1 and 2, 3। जल्दी बोलो, 0, 1, 2, 3 से पास करने वाली लाइन क्या होगी? x0 y1 पुट किया तो m की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू 1 आ गई। कैसे? x को 0 एंड y को 1 पुट किया। ऐसे x को 2 और y को 3 पुट किया, तब क्या आ जाएगा? x को 2 तो 2l 3m, बट m की वैल्यू 1 यहां पर फिट कर दो तो 2l की वैल्यू क्या है? -2। तो l की वैल्यू क्या आ गई? देयरफॉर इक्वेशन क्या आ गया? -x प्लस 2y या प्लस y इक्वल टू 1, या y इज इक्वल टू x प्लस 1। चलिए जी, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। तब आप लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, स्ट्रेट लाइन का पहला स्टैंडर्ड फॉर्म एज ए लोकस कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने बोला कि जैसे आप दो कंडीशन दोगे उसी से नेम है स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब मैंने बोला कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या बोला? स्लोप पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म। write the equation of line passing through 2 point, या write the equation of line passing through a point and having slope this, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका नेम है, तो पहले लिखेंगे 2 point form, equation of line passing through 2 point x1 y1 and x2 y2, straight line passing through 2 point x1 y1 and x2 y2। अब जब भी ऐसे लाइन का एज ए लोकस लिखना है तो देखो कैसे डिराइव हुआ, क्या इक्वेशन आया, और उस पर एक क्वेश्चन, हर एक पर एक या दो क्वेश्चन करके देखेंगे। एक लाइन की बात हो रही है, उस लाइन पर क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए है, मान लो x1, y1 दिया हुआ है, और दूसरा बी दिया हुआ है x2, y2, राइट जी? बोलो। अब लोकस लिखते समय हम क्या करते हैं? पहले लोकस लिखते समय हम उस पाथ पर एक पॉइंट लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट p, कोऑर्डिनेट h, k। अब p कहीं पर भी जाए, एज पर डेफिनेशन pa और pb का स्लोप सेम रहेगा, है ना? pa का स्लोप वही होगा जो ab का स्लोप होगा। मानते हो कि नहीं मानते? तो लिख दो therefore slope of pa is equal to slope of ab, agreed, and it is also equal to slope of pb, ये भी बोल सकते हैं। what is slope of pa? k minus y1 upon h minus x1 is equal to ab का स्लोप क्या है? y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to k minus y2 upon
h माइनस x2। अब हमारे पास में इक्वेशन आ गया, h और k में रिलेशन आ गया कि नहीं? h और k में रिलेशन आ गया तो अगला स्टेप क्या होता है? h को x लिख दो और k को y लिख दो। x1 क्या है? फिक्स है। x2 क्या है? फिक्स है। y1 क्या है? फिक्स नंबर है। y2 क्या है? फिक्स नंबर है, क्योंकि a और b फिक्स पॉइंट है। तो इक्वेशन क्या है, जल्दी बोलो। तो इसी मैंने इससे अगर लिखा तो इस वाले को छोड़ दिया तो क्या आया? x के जगह h के जगह x लिखेंगे और k के जगह y। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू h है x माइनस x1। हो गया जी। इसी को 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अब यहाँ जो y1 y2 इट इज, ये जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वो पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है। y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू, ये क्या है? ये स्लोप है, ये है स्लोप ऑफ द लाइन m, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट होती है ना, तो ये फिक्स्ड वैल्यू स्लोप है। तो यहीं से स्लोप पॉइंट फॉर्म भी तो आ गया बेटा। अगर कोई बोले स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, अगर कोई बोले कि एक लाइन है जो x1 y1 से पास कर रही है और उसका स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? हाँ तो लिख दो, वो भी हमारा यहीं से समझ में आ गया कि लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x1 y1 and having slope m is y minus y1 is equal to m times x minus x1। तो ये दो फॉर्म तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गए, 2 पॉइंट फॉर्म एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब अगर ये 2 पॉइंट समझ में आ गए तो जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आंसर करेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ गया ना पक्का? जैसे अगर मैं बोलूं राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, write the equation of line through point 1 comma 2 and 4 comma 1। अब मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिया, x1 y1 और x2 y2, तो इमीडिएटली आप बोलेंगे स्लोप क्या आई? स्लोप क्या आई बोलो? तो y2 माइनस y1 करो तो 1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 करो तो 4 माइनस 1। किसी एक को x1 y1 मान लो और किसी दूसरे को x2 y2। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको x1 y1 बोल देते हो, किसको x2 y2 लेते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप वही आएगी। स्लोप आई क्या? माइनस हाफ, है ना? नेगेटिव स्लोप है, मतलब एक डिक्रीजिंग लाइन, -1/3। ठीक है, डिसेंडिंग लाइन है क्योंकि स्लोप इसकी क्या है? नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। आई होप ये यू अंडरस्टैंड, राइट? अच्छा, अब स्लोप है पॉइंट, तो पॉइंट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो अगर हम y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहां से वो पास कर रही है y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप -1/3 इंटू x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1। तो यहां से इक्वेशन आ गया। क्या इक्वेशन आया? सिंप्लीफाई करके जरा बताओ तो, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। तो x प्लस 3y इक्वल टू 7 आया कि नहीं आया? x प्लस 3y इक्वल टू 7 इज द डिजायर्ड इक्वेशन। अब अगर आप ये पॉइंट लेने की बजाय ये वाला पॉइंट लेते और ये स्लोप लेते तो भी आंसर आता। दूसरे पॉइंट से अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो भी वही आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस 4। अब क्या आएगा? 3y माइनस 2 नो 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4। तो इससे भी वही आंसर आएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि आप पहले पॉइंट से स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हो या दूसरे पॉइंट से यूज कर रहे हो, या उन दोनों को छोड़ के कोई तीसरे पॉइंट से भी यूज कर सकते हो। जैसे इन दोनों के बीच भी एक पॉइंट मिड पॉइंट होगा,
अगर ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है तो मिड पॉइंट भी तो लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि हर लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट उसी पर लाई करेगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जरा बताओ? 5/2, 3/2। तो y माइनस 3/2 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस 5/2। समझ रहे मेरी बात को? यहां से भी वही आंसर आएगा। कैसे? 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 6y माइनस 9, क्योंकि 2 और 3 के एलसीएम से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। इधर क्या आएगा बोलो? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x एंड प्लस 5। तो यहां से आएगा 6y माइनस 6y प्लस 2x इज इक्वल टू 14। बोलो हाँ या ना? 2 से डिवाइड करो तो 3y प्लस x इज इक्वल टू 7। आया कि नहीं आया? कितने लोगों को बात क्लियर हो गई? जिसको उसको बात क्लियर है रेज योर हैंड। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म इज ओवर। समझ में आ गया? डेरिवेशन भी समझ में आ गया, उसको कैसे हम यूज करेंगे ये भी समझ में आ गया। तो क्या क्या मैंने बताया जस्ट रिकॉल करो, फिर क्वेश्चन पे और चलते हैं आगे। हमने लोकस कैसे निकाला, निकाल के दिखाया है ना, कि अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 और ये xy है, तो चाहो तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते थे। यहाँ हमने स्लोप कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। आप ये भी बोल सकते हैं ABC और APD सिमिलर है। सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम। तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। वहां से भी वही रिजल्ट प्रूव किया सकता है सिमिलरिटी से। ये इक्वेशन आ गया था। ग्रेडियंट ऑफ लाइन, स्लोप जिसको बोलते हैं, स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। और ग्रेडियंट या स्लोप जो है वो लाइन की डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। लाइन पर ऐसे जाओ तो भी स्लोप वही मिलेगी, और ऐसे जाओ तो भी स्लोप मिलेगी। इसको नोट करके कहीं लिख लो, ये कभी कभी ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है। ग्रेडियंट ऑफ लाइन डज नॉट डिपेंड ओवर डायरेक्शन A to B और B to A। तो अगर ये सारी बात आपको समझ में आ गई तो मैं आपको टेस्ट करूं स्लोप पॉइंट फॉर्म पर। चलो स्लोप पॉइंट फॉर्म पर मैं आपको टेस्ट करने जा रहा हूं। हाँ हाँ आराम से नोट कर लो, उसके बाद ही पूछूंगा आपसे कुछ भी। सर यस। सर ग्रेडियंट का मतलब बताना एक बार। स्लोप, ओके सर। इंक्लिनेशन या स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट उसका जस्ट नेम है, सिनोनिम है, दैट्स इट। एक्चुअली ग्रेड को स्लोप बोलते थे, और ग्रेडियंट मतलब है कि क्वांटिटी विच मेजर्स द ग्रेड, कि कितना, जैसे हाई ग्रेड का इंक्लिनेशन है, लो ग्रेड का इंक्लिनेशन, तो ग्रेड इसको बोलते थे इंक्लिनेशन को। और स्लोप भी वहीं से आया, इसीलिए ग्रेडियंट स्लोप दोनों टर्म यूज करते हैं। सबने नोट कर लिया? आगे चले। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, और ज्यादा ध्यान से आंसर करना। क्योंकि जब हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आ गया तो उसी समय हम गलतियां करते हैं। थोड़ा लापरवाह हो जाएंगे तो मिस्टेक्स होंगी, गलत आंसर आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड मेकिंग एंगल π/6 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और and what will be equation if positive is replaced by negative direction? मतलब ये भी बोल रहे हैं कि, और ये भी बताओ कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की जगह अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लिख दिया जाए तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? आएगा भी या नहीं आएगा, और आएगा तो क्या चेंज आएगा? चलिए देखना है कि कौन सही आंसर देता है और सबसे पहले आंसर देता है।
हो गया? तो पहले आंसर ही बता दो। √3y आगे -x इक्वल टू 3√3 3√2 ऐसा कुछ आंसर आया भाई। आगे -2 भी है। अरे वाह। हाँ मतलब ये रूट के अंदर 3 होगा, 2√3। अच्छा 3√3। ओके जी, ओके ठीक है जी, ठीक है समझ गया मैं। 3√3 -2 यही आ रहा है। अच्छा किसी का कुछ डिफरेंट भी आ रहा है क्या? यही आ रहा है, सबका ही आ रहा है। गुड, ऑल डेविल्स थिंक अलाइक। सही सही सही, पक्का मान लें इसको, डन करें, लॉक कर दें। तो ये भी बता दो कि अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा तब क्या आएगा? हाँ तब क्या हो जाएगा? स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। मतलब उस केस में आंसर क्या आएगा ये नहीं बताओगे डायरेक्ट? +x हो जाएगा माइनस की जगह। अच्छा √3y + x इज सर इक्वल 2 टू 3√3 + t 2 3√3 + 2। यस। यही है। अच्छा जी चलो जरा देखते हैं कि आपने सही किया है गलत किया। ये मान लो y एक्सिस है और ये मान लो x एक्सिस है। क्वेश्चन में क्या दिया गया? एक लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है? 2,3। तो 2,3 मतलब है कि रफली अप्रॉक्सीमेटली आप 2,3 लोकेशन बता सकते हैं, बता सकते हैं ना? कहाँ होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। यहाँ कहीं होगी, है ना? तो ये पॉइंट है हमारा लोकेशन ऑफ पॉइंट। और इस पॉइंट से कितना एंगल बना रही है? तो मैंने पहले इस पॉइंट, जिस पॉइंट से हमें लाइन पास करानी है उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सो दैट हम मेजर कर सके कि भाई हमें कितने एंगल पर जाना है लाइन को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, राइट? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होती है? राइट साइड में। ये इस डायरेक्शन से कितना एंगल? π/3, मतलब ऐसे करके π/6 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब है कि ऐसे करके ऐसे उठा दे 30 डिग्री, 30 डिग्री उठा दे, है ना? तो 30 डिग्री उठा दिया। तो 30 डिग्री उठाने का मतलब है कि ये डायरेक्शन हमें कुछ ऐसे नजर आएगी, ऐसे ऐसे होगी, हाँ या ना? ये लाइन हो गई। ऑब्वियसली ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही? 30 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या आ गया? स्लोप आ गया tan 30 1/√3। और पॉइंट तो दिया हुआ है 2,3। तो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन क्या आ गया? तो y - 3 इज इक्वल टू 1/√3 x - 2। और फिर √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3y - 3√3 इज इक्वल टू x - 2। एंड देयरफॉर इसको इधर ले आओ तो √3y - x इज इक्वल टू 3√3 - 2। तो पहला पार्ट का आंसर तो आपका बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था ना सबका? ओके। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला? नेगेटिव डायरेक्शन, लाइन का एंगल नेगेटिव डायरेक्शन से क्या होगा? नेगेटिव से 30 डिग्री, यही पूछ रहे ना? अच्छा जी, यही लाइन है ना? नेगेटिव डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन ये है ना? एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन तो यही हुई ना, ये लो या ये लो, बोलो हाँ ना? और नेगेटिव डायरेक्शन से कितना एंगल? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल है, +30 बोला गया है। तो π/6 अगर हम घुमाएंगे तो क्या हमें कोई अलग लाइन मिलेगी? सेम ही लाइन मिलेगी, सेम। तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी आंसर हमारा क्या आएगा? वही आएगा, वही।
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन जो लिखते हैं ना, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए। कोई भी लाइन जो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाएगी वही एंगल नेगेटिव डायरेक्शन से बनाएगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से सेम एंगल बनेगा। तो ये लिखने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये लिख दें कि भैया एक्स एक्सिस से π/6 एंगल है। अब पॉजिटिव से भी π/6 होगा और नेगेटिव से भी π/6 होगा। एक तो ये समझने वाली बात है, तो इसको नोट कर लो। आगे चलें, बात समझ में हो गई? क्लियर हो गया यहां तक? Going to next question. एक क्वेश्चन लिखो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन making π/3 angle with y-axis, making π/3 angle with y-axis and an intercept 2√3 and an intercept 2√3 on y-axis. Equation of line making π/3 angle with y-axis, with positive direction of y-axis बोल देता हूं, है ना, and an intercept 2√3, an intercept 2√3 on y-axis. और फिर ये भी बोल रहे हैं कि हाउ द आंसर विल चेंज इफ द इंटरसेप्ट 2√3 इज रिप्लेस्ड बाय लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2√3. Will the answer change or you will get the same answer? आज तुम लोग के पत्ते गलत पढ़ रहे हैं। क्या दिया? पहले तो 2√3 इंटरसेप्ट है y एक्सिस पर, 2√3 मतलब पॉजिटिव 2√3, तो ये पॉजिटिव 2√3 पॉइंट है, मतलब 0,2√3 से पास कर रही है और y एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? y एक्सिस से 60 डिग्री। बोलो, तो y एक्सिस से 60 डिग्री मतलब y एक्सिस ऐसे है तो ऐसे 60 डिग्री मतलब पॉजिटिव 60 बोले, नेगेटिव 60 बोले कि इधर घुमाएंगे, पॉजिटिव 60 बोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना ना, तो y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया आपने, ये y एक्सिस की डायरेक्शन है, बोलो, और यहां से ऐसे 60 डिग्री घुमा दिया आपने, घुमाया। अब ये लाइन आ गई, ये लाइन का क्या स्लोप आया? तो स्लोप तो हमेशा x एक्सिस वाले एंगल से निकलता है। अगर ये एंगल तुमने बोला कितना डिग्री? π/3, तो ये एंगल भी कितना हो गया? π/3, तो ये एंगल कितना हो गया? π/6, तो ये एंगल कितना हो गया? 5π/6, isn't it? तो स्लोप क्या होती है? स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ, स्लोप होता है tan ऑफ एंगल विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ
एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस। तो पाई बाई 3, tan 5 पाई बाई 3 क्या होगा? tan ऑफ पाई प्लस 2 पाई बाई 3, या हाँ ठीक है, 5 पाई बाई 6 है, आई एम वेरी सॉरी, 5 पाई बाई 3 नहीं है, 5 पाई बाई 6 है, आई एम वेरी सॉरी, पाई माइनस पाई बाई 6 है ना। tan पाई माइनस थीटा होता है नेगेटिव tan थीटा, क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ tan पाई बाई 6, एग्रीड। तो आ गया -1/√3, क्या आ गया? -1, स्लोप आ गया नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, वो तो दिख भी रहा है कि स्लोप नेगेटिव है भाई, डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ जा रही है। अब इसके बाद इक्वेशन लिखना है तो लिख देंगे कि नहीं? y माइनस 2√3 इज इक्वल टू -1/√3, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, या स्लोप पॉइंट फॉर्म, x माइनस 0 आया। तो आ गया y इज इक्वल टू क्या आया? -x/√3 प्लस 2√3, और √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन क्या आएगा? x प्लस √3y इज इक्वल टू 6। हेलो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। कौन कौन सा फॉर्म समझ में आ गया? स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। बट अगर इंफॉर्मेशन ऐसे दी जाए, हाँ एक और बात पूछी थी इसमें, क्या क्या पूछा था? अगर इंटरसेप्ट √2√3 की जगह लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2√3 बोला जाए तो क्या आंसर चेंज होगा? होगा। हाँ, तब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2√3 का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो जाएगा ना। हाँ, तो ये यहां भी इंटरसेप्ट यहां से भी पास कर सकती है, तो एक लाइन और आएगी इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल, मतलब स्लोप वही आएगा बट उसका इंटरसेप्ट का पोजीशन चेंज हो जाएगा वाई एक्सिस पर। तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या आएगा बोलो? बस यहाँ 0, -2√3 कर देंगे, दैट्स इट। हाँ जी, तो y प्लस 2√3 इज इक्वल टू -1/√3 टाइम्स x। तो ऑब्वियसली √3y प्लस x इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो आपने देखो पिछले वाले केस में मैंने बोला कि पॉजिटिव डायरेक्शन के बजाय नेगेटिव डायरेक्शन कर दें तो चेंज होगा, तो वहां तुमने गलती करी। अब यहाँ मैंने बोला कि इंटरसेप्ट का लेंथ के अगर कर दें रादर देन इंटरसेप्ट, तो तुमने बोला नहीं चेंज होगा। पिछले वाले का हैंगओवर था, उधर नहीं चेंज हुआ था तो यहाँ भी नहीं चेंज होगा, ऐसा नहीं। अगर आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोलते हैं तो मॉड y, तो इंटरसेप्ट का मॉड उन्होंने बोल दिया कि इतना है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। इसके बाद में अब अगली बात, अगर आपको दिया जाए इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैज स्लोप m एंड इट मेक्स इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस, तो इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? तो लिख दो तीसरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस। अब यहां मैं जब बोल रहा हूं इंटरसेप्ट c, तो मैं लेंथ नहीं बोल रहा हूं, एग्जैक्ट इंटरसेप्ट विद साइन दे रहा हूं। तो इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस, तो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सबसे पॉपुलर फॉर्म है ये, जनता कॉमर्शियल फॉर्म है, बिल्कुल पब्लिक में बहुत पॉपुलर है ये। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? बोलते y इक्वल टू mx प्लस c, राइट। कैसे, क्यों बोल रहे हैं? सिंपल सी बात है कि लाइन हमारी m स्लोप की है। मान लो ये लाइन अगर ये थीटा एंगल बना रही है और ये 0, c पर कट करेगी y एक्सिस को, एग्रीड और नॉट? तो अगर थीटा एंगल बना रही तो इसका मतलब m हमारा क्या है? tan थीटा। मान लो हमें इसका इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड तरीका तो वही है कि एक जनरल पॉइंट ले लो h, k, और फिर आप ये बोलोगे कि भाई h, k लाइन पर कहीं ले लो, ये जो स्लोप है tan थीटा, वो जो यहां आएगी वही यहां आएगी। ये कितना हो गया? ये k माइनस c, और ये क्या है? h। तो ऑब्वियस सी बात है कि tan थीटा हमारा हो जाएगा k माइनस c अपॉन h।
तो यहाँ से m इंटू एच क्या हो गया, k माइनस सी। h और k में रिलेशन आ गया, तो h को लिख दो x और k को लिख दो y, तो आपको आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हो गया प्रूफ कि नहीं? तो ये सब लोकस का गेम है जी। हर जगह आपको मूविंग पॉइंट इज h कॉमा k, देन रिलेट h एंड k विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, देन h को x लिखो, k को y लिखो, तो लोकस आ गया। तो हर क्वेश्चन एक लोकस का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये दिमाग में रख करके कर रहे हैं। अब y को mx प्लस सी, अब ये स्टैंडर्ड लोकस का इक्वेशन आ गया। अब मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा, डायरेक्ट यूज करूंगा, डायरेक्ट यूज करूंगा मतलब डायरेक्ट यूज करूंगा। क्लियर है जी? जैसे मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ लाइन with slope 2 and y intercept of length 6 क्या होगा? तो यहां पर m की वैल्यू तो उन्होंने दे दी क्या, 2, और मॉड ऑफ c दे दिया क्या, 6, एंड देयरफॉर c की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 6, एंड देयरफॉर इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 और y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। एग्रीड? बिल्कुल क्लियर है, कोई आयोटा भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना? आगे चले। कभी कभी y इंटरसेप्ट के बजाय वो x इंटरसेप्ट दे देंगे, तो ध्यान रखना इसका कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस देंगे तो y को mx प्लस सी मत यूज कर देना। चलो ये प्रूफ कर लिया, सारा कुछ आ गया, ये सब आंसर आ गया। अच्छा यहीं पर ये नोट करके लिख दो, मेकिंग एन इंटरसेप्ट c ऑन x एक्सेस अगर होगा तब क्या होगा, अगर x एक्सेस का इंटरसेप्ट c दिया हुआ है तब क्या होगा, तो y स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, y माइनस c कॉमा 0 से पास करेगा ना, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप क्या दिया हुआ है, m इंटू एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू mx माइनस cm हो जाएगा इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर x इंटरसेप्ट देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा mx माइनस cm, y इंटरसेप्ट देंगे तो इक्वेशन होगा mx प्लस c। जल्दी आंसर करो। अच्छा ये तो हो ही गया, यही तो किया था अभी ना। चलो ये यही था, कुछ और था? हाँ हाँ यही था, सेम क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। मुझे एकदम बिल्कुल परफेक्शन चाहिए कि आपका आंसर जो आपने बोल दिया उसमें कहीं भी मुझे रेड मार्क लगाने की जरूरत ना पड़े, परफेक्ट आंसर। y एक्सिस से कितना एंगल बोल रहे हैं? y एक्सिस एंगल है 135, इसका मतलब है कि और इंटरसेप्ट का लेंथ क्या है, 3,
मतलब 0.3 से अगर पास कर रही मान लो, है कि नहीं, अगर 0.3 से पास कर रही है तो 0,3 पॉइंट से ये तो y एक्सिस की डायरेक्शन होगी, जीरो कॉमा थ्री अगर मैं पॉइंट ले लूं और ये डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, हमें 135 डिग्री y एक्सिस से ले जाना है, तो ये कितना डिग्री हो गया 90, 90 के बाद 45 है ना, ऐसे डायरेक्शन होगी ऐसे। अब ये यहां से भी हो सकती है, बट बिकॉज इंटरसेप्ट का लेंथ दिया हुआ है तो हाँ इसी के पैरेलल एक इधर से भी हो सकती है ऐसे। ये दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एक पॉसिबिलिटी जब वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा y इंटरसेप्ट 3 0,3, और एक होगा जब y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो और स्लोप क्या आएगा, स्लोप, तो ये वाला ये एंगल कितना था, कितना 135 या पाई 135, यही है ना, तो 135 का मतलब कितना हो गया 3π/4, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये π/4, तो ये भी क्या हो जाएगा π/4, तो दोनों का स्लोप होगा 1, तो स्लोप 1, यहाँ भी स्लोप 1 और यहाँ भी स्लोप 1, तो इक्वेशन हमारा है y इज इक्वल टू x mx m इज 1 प्लस माइनस 3। एक इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू x प्लस 3, एक होगा y इज इक्वल टू x माइनस 3। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, टू कॉमा 3 से पास कर रही है और नेगेटिव डायरेक्शन से y एक्स। अब नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन तो इमेटीरियल है, सिर्फ हमें देखना है कि 2,3 से पास कर रही है, तो 2,3 यहाँ एक पॉइंट है, 2,3 से हमने डायरेक्शन मार्क कर दी ये वाली। अब इस डायरेक्शन से कितना एंगल बनाना है 60 डिग्री, तो हम यहाँ से इस डायरेक्शन लेंगे और यहाँ से 60 डिग्री पर रोटेट कर देंगे, है ना ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिजायर्ड लाइन, तो ये हमारी लाइन का डायरेक्शन आ गया। ये 60 डिग्री है बेटा, ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल कितना होगा π/6 होगा, तो ये वाला एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन से होगा वो कितना होगा पाई माइनस π/6। तो स्लोप क्या है टेंजेंट ऑफ पाई माइनस, तो यह माइनस tan π/6 -1/√3, और पॉइंट तो दिया था क्या था 2,3, तो इक्वेशन आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव 1/√3 x माइनस 2, तो आंसर आ गया जी √3y प्लस x इज इक्वल टू 3√3 प्लस 2। तो सिंपल है जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा दूसरी बात है, अगर यहाँ नेगेटिव y के जाए पॉजिटिव y करेंगे तो भी वही आंसर है, ठीक है। ऐसे अगला वाला पार्ट भी हो जाएगा, क्लियर है। तो 3 फॉर्म हो गए, कौन कौन से, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब लिखेंगे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, नाम तो समझ ही गए होंगे, क्या समझ गए इससे, हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन विद x इंटरसेप्ट, making x intercept A and y intercept B respectively. Is given by x upon A plus y upon B equals 1. This is the intercept form of the line. We are going to prove it. प्रूफ भी बहुत सिंपल है,
अगर आप बोलते हो कि लाइन एक्स इंटरसेप्ट ए बना रही है, मतलब ए 0 पर एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, और वाई इंटरसेप्ट बी बना रही है, मतलब वाई एक्सिस को 0, बी पर मीट कर रही है। तो ये वाला पॉइंट हमारा है a, 0 और ये वाला पॉइंट है 0, b। क्लियर है जी? अब 2 पॉइंट दे दिया तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख दो, और क्या। 2 पॉइंट फॉर्म में लिख दो, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कोई भी फॉर्म लगा सकते हो, या कुछ मत करो तो h, k ले लो, नॉर्मल लोकस के पॉइंट से जाओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि AP इज कोलिनियर विद AB, बोलो। AP एंड AB कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? स्लोप सेम। तो स्लोप ऑफ AP लिखो, AP का स्लोप क्या आएगा? K माइनस 0 अपॉन H माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 0 अपॉन 0 माइनस A, तो B अपॉन नेगेटिव A आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस A इंटू के इज इक्वल टू B इंटू H माइनस AB। क्लियर है? अब वेरिएबल इधर ले जाओ और कांस्टेंट को इधर ले जाओ, तो क्या आया? BH प्लस AK इज इक्वल टू AB। डिवाइड बाय AB, तो आ गया H अपॉन A प्लस K अपॉन B इक्वल टू 1। अब H को X लिख दो और K को Y लिख दो, तो आ गया कि नहीं? X अपॉन A मतलब X इंटरसेप्ट प्लस Y अपॉन B मतलब Y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो याद रखने की बात क्या है कि X डिवाइडेड बाय X इंटरसेप्ट प्लस Y डिवाइडेड बाय Y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, दिस इज द फॉर्मेट। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक क्वेश्चन का आंसर करो। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, write the equation of line passing through 2, and making same intercept with same intercept A on both axes, making same intercept A on both axes. तो बट ऑब्वियस है जी कि इक्वेशन उसका होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1, दैट इज x प्लस y इक्वल टू a। क्लियर है? यही दिया ना, और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी हुई थी ना। इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग सेम इंटरसेप्ट a ऑन बोथ एक्सिस, मतलब x इंटरसेप्ट भी a है और y इंटरसेप्ट भी a है, दैट्स इट। x प्लस y इक्वल टू a। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखो। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,1, passing through 2,1 such that its portion intercepted between coordinate axes intercepted मतलब कट, intercepted between axes
is bisected at 2,1. Bisected at 2,1. कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? क्योंकि आंसर आप तभी कर पाएंगे, पहले क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आप कर ही जाएंगे। एक लाइन है, कहां से पास कर रही है? 2,1 से पास कर रही है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि उस लाइन का जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है वो 2,1 पर बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब मान लो कि ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिस्पेक्टिवली ए और बी पॉइंट पर मीट कर रही है, और ए बी पोर्शन वो पोर्शन है जिसकी बात हो रही है। ए बी इज द पोर्शन ऑफ लाइन विच इज कट या इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये ए बी पोर्शन बाइसेक्ट हो रहा है कहां पर? 2,1 पर। मतलब 2,1 ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी गई। अब बोला गया लाइन का इक्वेशन लिखो, तो हम क्या ले लें? लेट अस अज्यूम दैट एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट क्या है? बी है। तो मैंने बोला लेट द लाइन बी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये मानने में तो कोई बुराई नहीं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद के फॉर्म में ले लिया। ऐसा लेने से मेरे को फायदा क्या हुआ? a का कोऑर्डिनेट मिल गया क्या? a 0, और b का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 0 b, और मिड पॉइंट क्या है? 2,1। तो निकालो a और b की वैल्यू क्या आएगी? क्विक सेक्शन फार्मूला लगाओ तो a इज द मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा a नहीं यार, ये इसको a के बजाय p लिख दो इसको भाई, p। 2,1 को p पॉइंट मान लो। हाँ जी, तो 0 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या है? 4। एंड 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो b क्या आ गया? 2। एंड देयरफॉर इक्वेशन क्या आ गया? x अपॉन 4 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 1, या x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो टू इंटरसेप्ट पर जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ इस तरह से बनेंगे। एक और क्वेश्चन पूछूं? पक्का? पक्का ना? लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल having x intercept as a and y intercept b, having x intercept a and y intercept b, a and b are integers, a and b are integers, given that the area of triangle formed by the line and coordinate axes, formed by line and coordinate axes is 3. is 3। ये एक्चुअली आज मैं आपको जब स्ट्रेट लाइन की करस्पॉन्डिंग एक गेम शेयर करूंगा ना, उसका ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आपको क्वेश्चन लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, आप सीधे कर सकते हैं। हाँ, कितने? पक्का? कंफर्म कर लो एक बार भाई, कंफर्म कर लो। चलो, ये तो आपने बोला कि लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक्स इंटरसेप्ट ए ले लो, वाई इंटरसेप्ट बी ले लो, राइट? मान लो ऐसे लाइन हो गई जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट क्या है? बी है। तो ये वाला पॉइंट A0 हो गया और ये वाला पॉइंट 0B हो गया। और जिस ट्रायंगल के एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं वो
हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने बोला कि लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या होगा? मॉड a और वो होगा मॉड b, क्योंकि a और b तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट एरिया निकालते समय तो हमेशा लेंथ ही लेंगे, है ना। इट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 3। तो यहां से आया मॉड ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो यहां से दो केसेस बनेंगे, एक जब a और b का प्रोडक्ट क्या हो 6, और दूसरा जब a और b का प्रोडक्ट क्या हो -6। अब a और b का प्रोडक्ट 6 है तो a b की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पहले 6 का फैक्टर होता है 2 × 3, तो a कैन बी 1, b कैन बी 6, a कैन बी 6, b कैन बी 1, a कैन बी 2, b कैन बी 3, a कैन बी 3, b कैन बी 2, या -1, -6, -6, -1, -2, -3, -3, -2, कितनी पॉसिबिलिटीज आई? 8 लाइंस तो यहां से आ गई, और दूसरे केस में भी ऐसे 8 पॉसिबिलिटीज आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? ए और बी अपोजिट साइन के हैं तो 1 -6, -1 6 एंड और आ जाएगा तुम्हारा 6 -1, -6 1 एंड 2 -3 एंड -2 3 एंड 3 -2 एंड -3 2। तो यहां भी कितने आ जाएंगे? 8 पॉसिबिलिटीज। तो टोटल कितने हो जाएंगे? Therefore 16 lines will be formed. तो सावधानी हटी, सिंपल सी बात है। तो आपको हर जगह पर अलर्ट रहना है, नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। और स्पेशली गलतियां तभी होती हैं जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा हाई हो जाता है, तब मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप बहुत छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं और वो बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि आपको सवाल नहीं आता हो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, आप क्वेश्चन सोच ना पाओ और छोड़ दो तो चलेगा, और ऐसा करने में आपका 0 नंबर मिलता है, मतलब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है। लेकिन अगर आपने आता हुआ सवाल में सिली एरर कर दी, इंटरप्रिटेशन की छोटी मोटी गलतियां कर दी और नेगेटिव आंसर मिल गया, तो ये बहुत पेनफुल होता है। वो जो ऐसी गलतियां करता है एग्जाम में, उसको ही पता होता है कि कितना पेन होता है ऐसी मिस्टेक से। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, पहली बात तो ये। कौन कौन से फॉर्म समझ में आ गए? 5 फॉर्म समझ में आया आपको या 4? 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो अभी तो फर्स्ट 12 क्वेश्चन में अगर कोई डाउट था आपका तो वो मुझे बता दो, क्योंकि इसके बाद का जो डिस्कशन है वो कल की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर पहले कोई डाउट मैं लेना चाह रहा हूं, गेम 1 जो आपका था, गेम 1 नहीं, गेम 6 था, हाँ गेम 6 में कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना हुआ? सर आपने 7th से कहा था ना करने को, या स्टार्टिंग से ही करने मैंने 7th से करने के लिए कहा था। अच्छा एक चीज मुझे बतानी थी, अगर आप थोड़ा सा, कितना क्या टाइम हो रहा है? डू वी हैव टाइम? 34 हो रहा है, 11:34 हो रहा है, तो 5-7 मिनट तो हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे बताना था। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, जब आप लोकस की प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो कई जगह पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ रही होगी एजम्पशंस की। जैसे अगर मैं कहीं दूं कि अ स्ट्रेट लाइन, 2 straight lines are rotating about 2 fixed points such that one rotates at a rate double than the other, then what is the locus of point of intersection? अब यहां पर 2 फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, बट उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा पॉइंट लें, कौन से पॉइंट से पास करते हुए लाइन लें वगैरह। या कहीं बोल दें कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, तो ये एक फिर से डाउट आता है कि हाउ टू टेक द ट्रायंगल।
ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या लें, क्योंकि जब तक आप वर्टिसेस नहीं डिफाइन करोगे तब तक आप ट्रायंगल नहीं डिफाइन कर पाओगे, तब तक आप उसकी मीडियन नहीं लिख पाओगे, तब तक आप कॉन्करेंसी की बात नहीं कर पाओगे। तो कोई भी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को अगर हमें प्रूव करना है या वर्कआउट करना है तो हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। वो एजम्पशन लेते समय क्या ध्यान रखना चाहिए ये मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम में आपको थोड़ा बहुत ट्रबल कर रहा होगा। तो लिख देंगे चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड सिलेक्शन ऑफ एक्सिस। क्या लिखेंगे? चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड सिलेक्शन ऑफ एक्सिस। ये क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं? बिकॉज आप ये भी लिख दो कहीं पर, अ सुटेबल चॉइस ऑफ ओरिजिन, ऐसे लिख दो, अ सुटेबल चॉइस ऑफ ओरिजिन and selection of appropriate axis can reduce the difficulty of any problem to a great extent। ये मेरा प्रपोजिशन है, क्लेम है। but the assumption must be such that the most general case can be reduced to our assumed case by shifting origin। सर माइनस से प्लस से लेके कर रहा था सर मैं तो। shifting origin to a suitable point and rotating axis by an appropriate angle, by a suitable angle। अब ये जो लिखा हुआ ना, आपको एक दो में इतना बड़ा सेंटेंस और इतना बड़ा पैसेज मैंने लिख दिया तो जरूरी नहीं है कि ये बात आपको तुरंत समझ में आ जाए, बट ये आपके लिए एक एविडेंस है जो मैंने लिखा है। अभी जैसे जैसे मैं एक एक केस दिखाऊंगा आपको इसकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी कि यहाँ पर क्या लिखा गया। इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, आपको दोबारा आके फिर से पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं फिक्स पॉइंट की बात हो रही है तो सबसे पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूं, केस 1। अ गिवन फिक्स पॉइंट, किसी प्रॉब्लम में अगर अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट की बात हो रही है, कैन बी टेकन एज 0,0। अगर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि a point is moving such that its distance from a fixed point is 2, तो क्वेश्चन आता है कि वो फिक्स पॉइंट क्या लिया जाए। तो मैं बोल रहा हूं उसको आप 0,0 ले लो। तो आप बोलेंगे सर 0,0 तो इसमें दिया नहीं हुआ, तो 0,0 लेने से कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम गलत, आंसर गलत हो जाए। मैं बोलूंगा मान लो कि आप 0,0 नहीं लेते तो क्या लेंगे, मैं पूछूंगा आपसे क्या लेंगे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कुछ भी ले लेते हैं, x1 y1 ले लेते हैं या x0 y0 ले लेते हैं। मैं बोलूंगा अच्छी बात है, आपने x0 y0 ले लिया, गिवन फिक्स पॉइंट आपने क्या लिया? x0 y0। ये तो मोस्ट जनरल है ना, इससे जनरल तो कुछ नहीं हो सकता। अल्फा बीटा x0 y0 ऐसा कुछ आप लेंगे। अब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई क्या ये मेरा राइट नहीं है कि मैं किसी भी फेनामेना को कहीं से भी जाके देखूं? तो मेरा राइट है कि मैं ओरिजिन कहां ले जाऊं, मेरा राइट है कि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा चूज करूं। तो अगर मैं
जो पॉइंट को आपने बोला कि ये ए पॉइंट को हम लेंगे फिक्स पॉइंट, तो अगर मैं ओरिजिन को ए पर शिफ्ट कर दूं, क्या बोला, if origin is shifted to this point A and coordinate axes are considered parallel to the original axis passing through A, अगर मैं A पॉइंट पर ही बैठ जाऊं और कोऑर्डिनेट फ्रेम को लाइंस पासिंग थ्रू A परपेंडिकुलर टू रिस्पेक्टिव एक्स एंड वाई एक्सिस ले लूं, तो ऐसे केस में हमारा ये न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया एक्स डैश वाई डैश, इस फ्रेम में ए पॉइंट ओरिजिन नहीं हो गया। तो जो तुम्हारा केस था वही केस हमारे केस में कन्वर्ट हो गया जब मैं ओरिजिन को ए पे शिफ्ट करूं। तो तुमने लिया एक्स नॉट वाई नॉट, मैंने बोला तुम्हारी जगह पे बैठ के मैं देखूं तो एक्स नॉट वाई नॉट ही क्या है, ओरिजिन है, दैट्स इट। तो ये अजम्पशन में कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं है। पहला केस समझ में आ गया। अब दूसरा केस थोड़ा और अच्छा से क्लियर होगा। केस 2, मान लो किसी क्वेश्चन में दिया गया है 2 फिक्स पॉइंट्स, जैसे अभी एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था ना, उसमें भी 2 फिक्स पॉइंट की बात हो रही थी, है कि नहीं? क्या 2 लाइंस आर रोटेटिंग अबाउट 2 फिक्स पॉइंट्स। तो अब या एक क्वेश्चन कल किया था हमने कि 2 फिक्स पॉइंट्स subtend a constant angle 90 degree at a moving point, then the locus of moving point is a circle, proof किया था, याद है? तो वहां पर 2 फिक्स पॉइंट हमें लेने थे, तो 2 फिक्स पॉइंट हमने क्या लिए थे, -a0 a0 ले लिए थे ना। तो ऐसे ही 2 फिक्स पॉइंट कैन बी टेकन एज क्या, कैन बी टेकन एज -a,0 एंड a,0 या 0 0 एंड 2a0 ऐसा भी ले सकते हैं, या 0 0 एंड 0 2a ऐसा भी ले सकते हैं। अब अगर आपने मेरे को बोला कि सर मुझे तो लग रहा है कि ऐसा सिलेक्शन में कोई ट्रबल है, तो मैं बोलूंगा भाई आप जो सिलेक्शन करना चाहे कर लो। तो पॉसिबली आपका आंसर होगा कि सर मोस्ट जनरल केस तो यही हो सकता है कि मैंने दोनों फिक्स पॉइंट को ले लिया, x1 y1 और x2 y2, इससे जनरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट ऐसा सिलेक्शन में हम कितने अननोन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 अननोन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 4 अननोन में कोई चीज को सॉल्व करने में जितना डिफिकल्टी होगी, जितना कॉम्प्लिकेशन आएगा, अगर मैं बोलूं कि एक ही अननोन में सॉल्व करें तो उसके कंपैरिजन में कम से कम 1/4 डिफिकल्टी रिड्यूस हो जाएगी, 4 गुना रिडक्शन हो जाएगा डिफिकल्टी में, 1/4 डिफिकल्टी रह जाएगी। ये बात को मानते हुए मैं इसका अननोन को रिड्यूस करने के बारे में सोचूंगा, तो हमने क्या बोला कि हम ये लेंगे, ये। तो ये एक बात तो कंफर्म है कि हमारा 25% डिफिकल्टी है अगर मैं ये एजम्पशन ले लेता हूं तो। बट इसमें जनरलिटी का लॉस हो रहा है कि नहीं, उसके लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। जो मोस्ट जनरल केस है वो इस केस में रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? तो ए और बी आपने लिया तो डेफिनेटली ए और बी का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? अगर इसे मिड पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए और मिड पॉइंट पर ओरिजिन शिफ्ट करके एक्सिस को ऐसे ले लिया जाए, मतलब फ्रेम को हमने इस तरह से ले लिया, ऐसा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। शिफ्टिंग ओरिजिन टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और एक्सिस को पैरेलली ट्रांसलेट कर दिया, तो ये फ्रेम है अभी। अब इसी फ्रेम को ये कुछ एंगल होगा, मान लो एंगल थीटा है, तो थीटा डिग्री से फ्रेम को रोटेट कर दिया मैंने। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब हमारी एक्स एक्सिस कहाँ आ गई? ऐसे हो गई, बोलो। ये एक्स डैश था, अब हमारा एक्स डैश ऐसा आ गया, और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो गई ऐसे। अब अगर ये वाई एक्सिस हो जाए और ये एक्स एक्सिस हो जाए तो ऑब्वियसली ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो ओरिजिन, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, तो ओरिजिन से राइट में बी है उतना ही लेफ्ट में ए है कि नहीं? तो अगर बी का कोऑर्डिनेट हो गया λ,0 तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -λ,0। तो ओरिजिन को मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पे शिफ्ट करके एक्सिस को सुटेबली रोटेट कर दें, तो आपका जो x1 y1 x2 y2 वाला केस है वही केस -a,0 एंड a,0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब है हमारे केस में और आपके केस में कोई मैथमेटिकल फर्क नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का फर्क है कि आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो और आप कहां से ऑब्जर्व करोगे। तो ये भी परफेक्टली जनरल केस है, परफेक्टली जनरल है।
तो जहां कहीं भी दो फिक्स पॉइंट की बात आएगी आप क्या लोगे, -a0 या 0 0 a0 ऐसा ले लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद में अब ये एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। अब मान लो एक लाइन लेनी, ए फिक्स लाइन, तो उसको आप एक्स एक्सिस मान सकते हो, अनलेस की प्रॉब्लम में अलाउड ना हो। कभी कभी ऐसा बोल देते हैं अ लाइन नॉट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तब उसको आप y एक्सिस या x एक्सिस नहीं मान सकते, या x = 1 y = 1 नहीं मान सकते, तब हम y = x ले लेंगे। तो ऐसा अब लिखते जाओ, अब मैं सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब सिर्फ लिखते जाओ। एनी फिक्स्ड लाइन, केस 3 ये C3 है। एनी फिक्स्ड लाइन, एनी गिवन लाइन कैन बी टेकन एज x एक्सिस और y एक्सिस। चौथा केस, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस can be taken as x axis and y axis, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकते हैं उनको, जब तक कि मना ना किया गया हो। आप बोलोगे कि नहीं सर हम तो ऐसे एक लाइन ऐसे ले लेंगे, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट करके और कोऑर्डिनेट फ्रेम को रोटेट कर लेना, वही बन जाएगा। एक एक्स एक्सिस बन जाएगी, दूसरी वाई एक्सिस बन जाएगी। पांचवा पॉइंट, 3 गिवन पॉइंट्स अगर लेना है आपको, तो 3 पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बनता है, राइट? तो इसमें बहुत सारे सब केसेस बनेंगे, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, ए केस, बी केस आइसोसेलेस ट्रायंगल, सी केस इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड डी केस स्केलीन, जनरल स्केलीन ट्रायंगल। ट्रायंगल अगर आप परफेक्टली जनरल लेंगे तो उसमें 6 अननोन आएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब 6 से कम करना है हमें, है ना? तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेना है तो मैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को x एक्सिस ले सकता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला, तो राइट एंगल की 2 साइड तो परपेंडिकुलर होंगी, तो एक को x एक्सिस ले लिया और दूसरे को y एक्सिस के अलोंग ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक वर्टेक्स क्या हो गया, 0,0 हो गया, और एक वर्टेक्स इस पर ले लो a,0 और एक इस पे ले लो 0,b। हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया। इसमें कितने अननोन यूज किए मैंने? 2 अननोन यूज किए। कौन कौन से? ए एंड बी। तो 6 के बजाय 2, मच सिंपलर। ठीक है। ऐसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेना हो तो, अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेना हो तब क्या होगा? तब a = b हो जाएगा, तब एक ही अननोन रह जाएगा, सिंगल अननोन, 0a a0 एंड 0,0। ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना हो तब कैसे लेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है तो कैसे लेंगे, जल्दी बोलो। तो 2 पॉइंट ले लो, पहले 2 पॉइंट ले लो, एक -a0 ले लो और एक a0 ले लो, तो इनका मिड पॉइंट क्या हो गया? 0,0 हो गया, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो गई? y एक्सिस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो तीसरा वर्टेक्स होता है वो राइट एंगल बाइसेक्टर पर ही तो होता है कि नहीं? तो ले लो तीसरा वाला, क्या ले लें? 0,b। तो ये हो गया तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना हो तब क्या करेंगे? तो आइसोसेलेस इक्विलैटरल में, इक्विलैटरल भी तो आइसोसेलेस होता है, तो आइसोसेलेस में ये एंगल थीटा है, कुछ भी हो सकता है। इक्विलैटरल में ये थीटा क्या हो जाएगा? π/3। अगर थीटा π/3 हो गया तो ये a और b में रिलेशन क्या आएगा?
तो यहां से आ जाएगा 10 पाई बाई 3 √3 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a √3। तो आइस इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमें लेना होगा तो वर्टिसेस कैसे लेंगे, जल्दी बोलो। हेलो, -a0 a√3 0 a√3 एंड a0, ये वर्टिसेस लेंगे। -a,0 a,0 एंड 0, a√3, b के जगह a√3 करेंगे। एक ही अननोन से बात हो गई, 6 के बजाय एक अननोन है, a इज द ओनली अननोन। तो ये बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया, आइसोसेलेस समझ में आ गया, इक्विलेटरल समझ में आ गया। स्केलिन ट्रायंगल लेना हो तो, अब स्केलिन ट्रायंगल लेना होगा तो 3 अननोन यूज करने पड़ेंगे। अब 3 अननोन, बहुत सारे तरीके, उसमें से एक तरीका ये है कि मैं ऐसे ले लूं, ऐसे, ऐसा एक वर्टेक्स ले लिया, एक वर्टेक्स ले लिया -a0, एक वर्टेक्स ले लिया a0, और अगला क्या ले लिया, bc। क्या बोला मैंने, -a0 a0 एंड b, c। तो मैंने क्या क्या डिस्कस कर दिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट के सारी पॉसिबिलिटीज है ना। अब इसके बाद में फिर एक लाइन और 2 लाइन लेना है तो सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। अब सिर्फ एक ही केस रह जाता है, कौन सा, क्वाड्रिलेटरल अगर है तो क्वाड्रिलेटरल में कई सारी वैरायटी आएगी, लाइक पैरेललोग्राम लेना है तो कैसे लेंगे, है ना। तो बस 1 मिनट में वो भी लिख दो जल्दी से। 4 पॉइंट मतलब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसे ले लेंगे, पैरेललोग्राम, हाँ बस हो गया। इसके बाद में रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये मेजर केसेस हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। तो ये 4 केसेस देख लो और बात खत्म कर दो यहीं पर। तो पैरेललोग्राम लेने के लिए आप एक ट्रायंगल ले लो, समझ रहे हो ना, एक ट्रायंगल ले लो और उसी से पैरेललोग्राम बना दो। तो तरीके बहुत सारे हैं। एक तरीका ये है कि ट्रायंगल हमने कुछ इस तरह से ले लिया, क्या, एक वर्टेक्स 0 0 ले लिया, एक a0 ले लिया और एक bc ले लिया, क्योंकि स्केलिन ट्रायंगल चाहिए मुझे, है ना। अगर स्केलिन नहीं बनाएंगे, इसमें कुछ स्पेशल a समथिंग कर देंगे, तब उसका जनरलिटी का लॉस हो जाएगा। कुछ साइड, कुछ ऐसे केसेस होंगे जो इसमें कवर नहीं होंगे। और फिर तीसरा वर्टेक्स तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं, चौथा वर्टेक्स, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस, है ना। तो b + a, c, कितने अननोन हुए, 3। अब रेक्टेंगल लेना होगा तो ये एंगल कितना कर देना, 90, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो ऐसे, a0 0b, और ऑब्वियस सी बात है वो वाला हो जाएगा a, b, a, b, और एक 0, 0 तो है ही। और स्क्वायर करने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर करने के लिए a = b कर देंगे। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो 0 0 a0 a एंड 0a, है कि नहीं। एंड लास्टली रोम्बस लेना हो तो क्या करेंगे, रोम्बस की खास बात क्या होती है, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए उनको एक्सिस के अलोंग ले लो। क्या बोला मैंने, डायगोनल को अलोंग द एक्सिस कर दो और ऐसे बना दो, ऐसे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, a0 और -a0 और 0a और 0 -a कर दो ऐसे। तो कोई भी प्रॉब्लम जो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, 2 लाइन, 1 लाइन, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये वाले एजम्पशन लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कहीं पर भी। हाँ, क्या 0, a नहीं, 0, b, यहाँ पर 0, b और यहाँ पर 0, -b, a ले लेंगे तो जनरलिटी का लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज का डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। अभी कल की क्लास में भी स्ट्रेट लाइन पर ही चलेगा सारा डिस्कशन, ठीक है, और लोकस की प्रॉब्लम, स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम मिक्स होकर के।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस, सर 9th स्लाइड शो करना एक बार।